सोनपुर नाम के गांव में मदन अपनी पत्नी सुधा और बेटे अजीत के साथ रहता था। मदन का अपना गांव में एक सब्जियों का खेत था। अपने खेत में उगी सब्जियों को बाजार में बेचकर वो अपने घर का खर्चा चलाया करता था। अजीत की शादी से पहले तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हुई तो घर के हालात बिल्कुल बदल गए। अजीत की पत्नी अपने सास ससुर के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि अजीत भी उसके साथ साथ उसके जैसा ही हो गया था। जब उसके माँ बाप उसे कुछ कहते तो वो भी अपनी पत्नी की तरफदारी करके अपने माँ बाप को ही भला बुरा कहता। हमने अपनी पूरी जिंदगी इतनी मेहनत की, एक खेत की कमाई से ही अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब बेटा बड़ा हुआ तो उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। पता नहीं हमने अपने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए थे जो भगवान हमारे बुढ़ापे में हमें ऐसे दिन दिखा रहा है। ये तो भगवान ही जानता है जी। सोचा था पूरा जीवन संघर्ष भरा रहा है तो कम से कम बुढ़ापा तो अच्छा कटेगा, लेकिन ना तो हमारे पहले का जीवन अच्छा बीता और ना ही अब का जीवन। अरे दोनों बूढ़ा बुढ़िया आपस में बैठे हुए मेरी क्या चुगलियां कर रहे हो? मैंने आपको इतनी देर पहले कहा था ना कि जाकर सब्जी बना दो। अभी तक आप यहीं पर बैठी हुई हो। दोनों को खाली बैठे हुए जरा भी शर्म नहीं आती ना? यहाँ मेरा पति पैसे कमा कमा कर पागल हो रहा है और तुम दोनों को यहाँ पर आराम फरमाना है। ये तुम हमसे किस तरह से बात कर रही हो बहू? अगर वो तुम्हारा पति है तो हमारा भी बेटा है। हम पर भी उसका उतना ही अधिकार है जितना कि तुम पर उसका अधिकार है। अब क्या माँ बाप अपने बेटे के कमाए हुए पैसों की 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते? आप दोनों को मैं ऐसी रोटियां खाने के लिए दूंगी ना कि आप दोनों जिंदगी भर याद रखोगे। जाओ, जाकर जल्दी से खाना बनाओ। अगर आधे घंटे के अंदर सारा खाना बनकर तैयार नहीं हुआ तो आज रात आप दोनों को खाना नहीं मिलेगा। अपनी बहू की बातों की वजह से सुधा को इतने बुढ़ापे में भी रसोई में जाकर खाना बनाना पड़ता है। वो जल्दी से सभी के लिए खाना बनाकर तैयार करती है। तभी थोड़ी देर बाद उसका बेटा भी घर पर आ जाता है। अरे आ गए आप? हाँ आ गया तो क्या हुआ, लेकिन आज मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तुम जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो। हाँ हाँ, आप हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तब तक मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अजीत हाथ मुंह धोने के लिए जाता है, तभी अनीता अपने सास को खाना लगाने के लिए कहती है। उसकी सास जल्दी से सभी के लिए खाना लगाकर तैयार करती है। अजीत आकर टेबल पर बैठता है। उसकी मम्मी पापा भी खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठने लगते हैं, लेकिन तभी अनीता कहती है, अरे अरे अरे, आप दोनों यहाँ पर कहाँ बैठ रहे हो? इस डाइनिंग टेबल पर बैठने के हकदार सिर्फ मैं और अजीत जी है। अगर आप दोनों को खाना खाना है तो डाइनिंग टेबल पर बैठ के नहीं, वहाँ अपनी खाट पर बैठकर खाइए। लेकिन क्यों बहू, हम दोनों यहाँ पर बैठकर क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि आप दोनों की औकात हमारे साथ बैठकर खाना खाने की बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप लोग हमारे साथ बैठकर खाना बिल्कुल नहीं खा सकते। अगर आप लोगों को यहाँ बैठकर खाना खाना है तो ठीक है, आप खा लीजिए, मैं ही यहाँ से उठकर चली जाती हूँ। अरे तुम यहाँ से उठकर कहाँ जा रही हो? मम्मी पापा जवाब दोनों को पता है कि अनीता को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। क्यों यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हो फिर? है आपको अनीता ने एक बार कहा ना कि अपनी खाट पर जाकर खाना खाओ, तो वहीं पर जाकर खाना खाओ, और आज के बाद डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए कभी मत बैठना। क्या? छोड़िए जी, चलते हैं। जब हमारा बेटा ही हमारा अपना नहीं है तो बहू से कैसी शिकायत करनी। वो दोनों वहां से उठकर जाने लगते हैं। तभी अनीता उनके हाथ से सब्जी की कटोरी छीन लेती है। ये सब्जी की कटोरी कहाँ लेकर जा रही हो? पता भी है बाजार में सब्जी का दाम क्या चल रहा है? सब्जी कितनी महंगी आती है। अगर मैं तुम लोगों को सब्जी खाने के लिए दूंगी तो हम दोनों क्या खाएंगे? जाओ, रसोई में से प्याज और नमक ले लो, उसी के साथ रोटी खाना। आज से सब्जी को कभी हाथ भी मत लगाना तुम लोग। अनीता की बात सुनकर सुधा रसोई से नमक और प्याज लेकर आती है। दोनों पति पत्नी बाहर अपनी खाट पर बैठकर नमक और प्याज के साथ ही रोटी खा लेते हैं। उन दोनों की खाट बाहर आंगन में डली हुई थी। अनीता ने तो उनको घर में सोने के लिए जगह भी नहीं दी थी, इसलिए वो दोनों आंगन में खाट बिछाकर ही सोते थे। कभी कभी मन करता है कि मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊं सुधा। मुझे इस तरह से हर रोज की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। बहू तुम्हें ना जाने दिन भर क्या क्या कहती रहती है। अरे इज्जत से 2 रोटी भी खाने को नहीं देती। कोई अगर अपने घर में कुत्ता भी पालता है तो उसे भी बड़ा प्यार से रखता है, लेकिन यहाँ तो हमारी औलाद हमारे साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करती है।
अगर हम दोनों कहीं जा सकते हैं तो चले ही जाते जी, लेकिन ये बुढ़ापा ऐसा है कि कहीं नहीं जा सकते। कहीं जाएंगे तो लोग हमें ही चार बातें सुनाएंगे कि इस बुढ़ापे में अपने बहू बेटे को छोड़कर चले गए। अब जितना जीवन बचा है उसे इसी तरह काट लेते हैं। सोच लेंगे हमारे कर्म कट रहे हैं। दोनों इसी तरह बातें करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन सुधा जब घर की सफाई कर रही थी तो उसकी बहू उससे कहती है, आज घर का एक एक कोना बिल्कुल अच्छे से चमकना चाहिए। आज मेरी छोटी बहन खाने पर आ रही है तो घर पर अच्छा सा खाना भी बना लेना। खाने के अंदर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है बहू, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी, लेकिन घर में सब्जियां खत्म हो गई है, तुम सब्जियां मंगवा लेना। ठीक है। अनीता घर पर सब्जियां मंगवा लेती है। कुछ देर बाद सारे घर की साफ सफाई करके खाना बनाने की तैयारी करती है। तभी थोड़ी देर बाद अनीता की बहन भी घर पर आ जाती है तो सुधा उसे चाय पीने देती है। वाह दीदी, आप तो कमाल हो। आप तो अपनी सास को बिल्कुल अपने इशारों पर नचाती हो। देखो तो आपकी एक ऑर्डर पर ही कैसे आपकी सास नौकरानी की तरह काम कर रही है। अरे मेरी सास तो ये बस नाम की है, वरना सच बताऊं तो ये घर की नौकरानी ही है। चलो अच्छा है, जब तक ये जिंदा है तब तक मुझे घर का कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा, वरना अगर ये मर गई तो मुझे घर में काम वाली रखनी पड़ेगी और उसे पगार भी देनी पड़ेगी। इसे तो नमक के साथ 2 रोटी खाने के लिए दे देती हूँ, वही इसके लिए बहुत है। इतने बुढ़ापे में ज्यादा खाकर वैसे भी क्या ही करेंगे ये लोग। सुधा जब अपनी बहू की ऐसी बातें सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। थोड़ी देर बाद अनीता सुधा के पास किचन में आती है। इतनी देर से वहाँ मेरी बहन भूखी बैठी है। मैंने पहले ही बोला था कि आज समय से खाना बनाकर तैयार कर लेना, लेकिन लगता है कि आपको एक बारे में मेरी बात समझ नहीं आती। आज रात को जब मैं आपको खाना खाने के लिए नहीं दूंगी ना, तब आपको समझ आएगा कि मेरी बात न मानने का नतीजा क्या होता है। ये तो क्या कह रही है बहू? मैंने तो खाना बनाकर तैयार कर दिया है, मैं बस खाना बाहर लेकर आने ही वाली थी। अब आप खाना बाहर लेकर आओ या ना आओ, लेकिन अगर मैंने एक बार बोल दिया कि आपको आज रात को खाना नहीं मिलेगा तो मतलब नहीं मिलेगा। और हाँ, इन सारे बर्तनों को जल्दी से अच्छी तरह धो दो, वरना इन बर्तनों को आपसे 4 बार धुलवाऊंगी। ये सब बोलकर सारा खाना लेकर अनीता वहाँ से चली जाती है। सुधा जल्दी से सारे बर्तनों को धोने लगती है। तभी वहाँ पर रखी सब्जियों में से एक लाल रंग का बैंगन सुधा की हालत को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। दादी माँ, आपकी ये ऐसी हालत देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आपकी बहू तो बहुत ही बुरी है। जिस उम्र में उसे आपकी सेवा करनी चाहिए वो आपसे इस तरीके का व्यवहार कर रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आपकी बहू को सजा दूं। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पर तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। अरे इधर देखिए दादी माँ, मैं हूँ जादुई लाल बैंगन। मैं आपकी सब्जी के साथ आ गया था। ये सब बात सुनकर सुधा जैसे ही सब्जियों की तरफ देखती है तो उसे सब्जियों में एक लाल रंग का बैंगन दिखाई देता है, जिसके छोटे छोटे हाथ पैर और 2 प्यारी प्यारी आंखें भी थी। इस तरह का लाल जादुई बैंगन देखकर सुधा उसे देखती ही रह जाती है। अरे, तुम भला कैसे बैंगन हो? एक तो तुम्हारा रंग लाल है, ऊपर से तुम्हारे हाथ पैर भी है। मैं बाकी सभी बैंगनों से अलग हूँ, इसीलिए तो मैं जादुई लाल बैंगन हूँ। मैं परी लोक का रहने वाला हूँ, लेकिन जब भी कोई मुसीबत में होता है तो रानी परी मुझे उनके पास भेज देती है। जैसे आज मैं आपकी मदद करने के लिए आ गया हूँ। आज से आप मुझे बैंगन बेटा कहकर बुला सकती हो। वैसे सबसे पहले तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपकी बहू को अच्छी तरह सबक सिखाऊं, ताकि वो आज के बाद आपके साथ ऐसा व्यवहार ना करे। नहीं बैंगन बेटा, मैं अब उसे कोई सबक नहीं सिखाना चाहती। अगर तुम उसे अपने जादू से सबक सिखा दोगे तो वो सिर्फ तुमसे डर कर मेरे और मेरे पति के साथ अच्छा व्यवहार करेगी, लेकिन उनके मन में तो हमारे लिए जहर ही घुला रहेगा। मेरे पति हर रोज मुझसे कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊं। सच बताऊं तो मैं भी यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। मेरे बहू बेटे मेरे साथ साथ मेरे पति के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं आप दोनों को यहाँ से लेकर चलता हूँ। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा घर बनाऊंगा जहाँ आप मेरे साथ रहना। मैं वहाँ पर आपका पोता बनकर रहूंगा और मुझे मेरे दादा दादी भी मिल जाएंगे।
इतना कहकर जादुई लाल बैंगन अपने जादू से उन दोनों को वहां से एक बहुत ही खूबसूरत नदी के पास ले जाता है, जहां पर वो उनके लिए एक बहुत सुंदर सा घर बनाता है। जिसके बाद जादुई लाल बैंगन उनके साथ उसी घर में रहने लगता है। वो उन दोनों को बिल्कुल अपने दादा दादी की तरह प्यार करता है और हमेशा उनका बहुत ख्याल रखता है। मनोहर एक गरीब मजदूर था और एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। वह रोज जंगल के रास्ते शहर जाकर वहां पर मेहनत मजदूरी करता और शाम को रात होने से पहले वह अपने घर लौट आता। मेरी बात मानो, आज आप मत जाओ। रात से आपको बुखार है। आज कैसे काम करोगे? नहीं नहीं, मैं एक दिन की भी छुट्टी नहीं कर सकता। तुम तो जानती हो, एक दिन की छुट्टी मतलब एक दिन पीछे हो जाना। पैसे नहीं आएंगे तो घर कैसे चलेगा? वैसे तुम जानती हो आमदनी कितनी है हमारी। जान है तो जहान है। इतनी बीमारी की हालत में काम करोगे, अगर चक्कर वक्कर आ गए तब क्या करोगे? लेकिन मनोहर अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनता और अपने काम पर चला जाता है। लेकिन दोपहर होते ही उसे बुरी तरह चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। वह अपने मालिक से बोलकर घर के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे कुकड़ू कू की आवाज सुनाई देती है। अरे, यह तो किसी मुर्गी की आवाज लग रही है। जरूर वह मुसीबत में है। वह आवाज की दिशा में जाता है तो देखता है एक मुर्गी को एक आदमी ने पकड़ रखा है और वह अपने आप को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रही है। अरे, तुम आदमी हो कि जल्लाद? दिख नहीं रहा? उसे तकलीफ हो रही है। इतनी बुरी तरह कोई मुर्गी को पकड़ता है? जाओ जाओ यहाँ से। आज का भोजन बनेगी मुर्गी मेरा। कैसे इंसान हो तुम? उसका दुख और दर्द तकलीफ नजर नहीं आ रहा थोड़ों से? मनोहर उस आदमी से लड़ाई करने लग जाता है। वह आदमी मुर्गी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तभी मनोहर को गुस्सा आता है और वह उसे एक जोरदार घूंसा मार देता है। घूंसा पड़ते ही वह आदमी अपने दोनों हाथ मुंह पर रखता है। मुर्गी उसके हाथ से छूट जाती है। मनोहर उस मुर्गी को लेकर वहां से भाग आता है और घर आकर मनोहर की पत्नी, अरे आप तो पसीने पसीने हो रखे हो, और ये मुर्गी इसे कहाँ से पकड़ लाए? एक आदमी ने मुर्गी को बुरी तरह पकड़ा हुआ था और उसे खाने की तैयारी कर रहा था। मुझे इस पर दया आ गई और मैं इसे अपने घर ले आया। मनोहर की हालत बड़ी ही खराब हो रखी थी। वह पूरी तरह पसीने में भीगा हुआ था। वह मुर्गी को नीचे रख देता है और चारपाई पर बैठ जाता है। तभी मुर्गी उसके सामने इधर से उधर उड़ने लगती है। उसके परों की हवा से मनोहर को बड़ा अच्छा लगता है और वह देखता है उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। अरे, यह तो कमाल हो गया। मुर्गी के पंखों की हवा से मेरा अपना पूरा घर तरोताजा हो गया। मनोहर की पत्नी मुर्गी के लिए एक छोटा सा आंगन बना देती है। मुर्गी उसमें जाकर बैठ जाती है। फिर मनोहर उसे दाना पानी देता है। मनोहर के दोनों बच्चे भी मुर्गी के साथ अधिकतर खेलते रहते हैं। एक मुर्गी के आने से घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। एक दिन सुबह मनोहर उठकर आंगन की तरफ आता है तो देखता है मुर्गी ने अंडे दिए हैं। 2 अंडे सोने और चांदी की भांति चमक रहे थे। अरे, हमारी मुर्गी ने अंडे दिए और ये किस तरह के अंडे? यह तो सोने और चांदी के दिखाई दे रहे हैं। मनोहर आवाज देकर अपनी पत्नी को बाहर बुलाता है। क्या हुआ? इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो सुबह सुबह? यह देखो, हमारी मुर्गी ने किस तरह के अंडे दिए हैं। सोने और चांदी की चमक आ रही है इनमें से तो। मनोहर की पत्नी अंडों को हाथ में लेकर हिलाकर देखती है तो वह ठोस थे। मैं जादुई मुर्गी हूँ और मैंने तुम्हारा धन्यवाद देने के लिए तुम्हें ये अंडे दिए हैं। ये अंडे तो सोने और चांदी के लग रहे हैं। हाँ, ये सोने और चांदी के अंडे हैं। महीने में एक बार मैं सोने और चांदी के अंडे देती हूँ। तुम इन अंडों को बेचकर अपने परिवार की मदद करो। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग अमीर हो जाएंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ। जादू मुर्गी के अंडे, मैं इन अंडों को अभी बेच कर आता हूँ। अब तो हम लोग भी अमीर हो जाएंगे।
मनोहर अंडों को बेच देता है और उसे बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। वह खुशी खुशी घर आता है। अब वह पहले से ज्यादा उस जादुई मुर्गी का ध्यान रखने लगता है और अगले महीने का इंतजार करने लगता है, जब जादुई मुर्गी सोने और चांदी के अंडे देगी। अगले महीने फिर जादुई मुर्गी सोने और चांदी के 2 अंडे देती है। मनोहर उन्हें बेचकर फिर उनके अच्छे दाम लेकर घर आता है। इन अंडों के तो हमें अच्छे दाम मिल जाते हैं। भगवान का शुक्र है कि अब हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना नहीं पड़ता। घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है। बस एक चीज़ है जो मुझे दिन रात परेशान कर रही है। क्या हुआ? क्या परेशानी है? अब तो सब कुछ हमारे पास है। जादुई मुर्गी हर महीने हमें 2 अंडे देगी। उन्हें बेचकर हम अच्छे पैसे लेंगे और देख लेना, एक दिन घर, गाड़ी और सब कुछ होगा हमारे पास। वह सब तो ठीक है, लेकिन मैं देख रही हूँ आप अब काम पर नहीं जाते हो। ये तो गलत बात है। अगर आप काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? जादुई मुर्गी के भरोसे हम सारी जिंदगी तो नहीं रह सकते। और इन सब बातों पर ध्यान मत दे। बस तू यह देखकर जादुई मुर्गी के खाने पीने में कोई कमी मत रख। उसे अच्छी क्वालिटी का अनाज दे। जादुई मुर्गी 2 अंडे हर महीने मनोहर को देने लगी। अब मनोहर पूरी तरह जादुई मुर्गी के भरोसे हो गया। वह हर महीने बस उस दिन का इंतजार करता है। जैसे जादुई मुर्गी सोने और चांदी के अंडे देती, अंडे लेते ही मनोहर तुरंत उन्हें बेचकर आ जाता। इस तरह वह धीरे धीरे अमीर हो गया। उसके मन में लालच ने घर कर लिया। अब वह अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझता था। वहीं मनोहर की पत्नी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगी कि ऐसे कैसे चलेगा। अब मनोहर को कोई परवाह भी नहीं थी कि जादुई मुर्गी क्या खाती है और कहाँ रहती है। उसकी पूरी परवाह उसकी पत्नी करती थी। मनोहर बस ये देख रहा था कि इस दिन मुर्गी अंडे देगी और उसे उन्हें बेचकर पैसे लेकर आने हैं। एक दिन की बात है। क्या बात है मनोहर भाई, तुम्हारी तो कायाकल्प हो गई है। कहाँ पहले एक मजदूर हुआ करते थे और आजकल क्या टाट बाट है। बड़ा घर है, महंगे कपड़े हैं। तुम्हारे तो बच्चे भी महंगे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। लगता है पुरखों का कोई खजाना हाथ लग गया है। अरे तुम्हें तो मेरे ठाट बाट से जलन हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मनोहर भाई। मैं तुम्हारे ठाट बाट से भला क्यों चिढ़ने लगा? मैं तो यहाँ पर ही काम करने के लिए आया था। मुझे कुछ पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? पैसे? अरे भाई वह तो अभी मेरे पास नहीं है। भाई तुम्हें मदद नहीं करनी तो मत करो, कम से कम झूठ तो मत बोलो। मैं तो बहुत उम्मीद के साथ आया था तुम्हारे पास। जब मेरे पास पैसे है ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे दूं? मनोहर का दोस्त चुपचाप वहां से चला जाता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। मनोहर बड़बड़ाता हुआ घर की तरफ चल देता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं दिन खराब करने के लिए। अरे भाई मेरे पैसे हैं, मुझे नहीं देने। इस तरह से पैसे बांटने लगा तो मेरा तो खजाना ही खाली हो जाएगा। हाय मेरी जादुई मुर्गी हमेशा सलामत रहे। क्या हुआ? क्या बड़बड़ाते हुए आ रहे हो? हाँ तो दे देते, क्या पता उसे सच में जरूरत हो। अरे यह सब बहाने होते हैं। मेरी अमीरी को देखकर पैसे लूटने का बहाना था। तू नहीं समझती इन चालबाज लोगों को। ऐसा मत कहो। मत भूलो हमारे दिन कितने बुरे थे और मैं पड़ोसियों से मदद के लिए उनके पास जाती थी। मेरे को कभी किसी पड़ोसी ने मदद देने के लिए मना नहीं किया। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोगों की मदद करें। मनोहर अपनी पत्नी को जवाब दिए बिना ही अपने आलीशान बिस्तर पर लेट जाता है, पर मनोहर की पत्नी को उसकी ये बात बहुत बुरी लगती है। वह वहां से सीधा जादुई मुर्गी के पास जाती है। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने पति की। पैसा आने पर उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। आज उन्होंने एक ज़रूरतमंद को पैसा देने से मना कर दिया। मैं भी आजकल देख रही हूँ, वह सिर्फ मेरे पास तभी आता है
जिस दिन मैं अंडे देती हूँ उसके बाद मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, मैंने कुछ खाया या नहीं खाया, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। अच्छा, इस वजह से तुम यहाँ पर रुकी हुई हो। तुम मेरी बात मानो, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें छोड़ कर आ जाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन उसने मेरी मदद की थी। इस बारे में इतना मत सोचो, वह एक लालची इंसान हो चुके हैं। वे तुम्हें भी एक लालच में ही अपने पास रखे हुए हैं। तुम्हें यकीन ना हो तो एक बारी तुम उन्हें अंडे मत देना और फिर देखो। जादुई मुर्गी मनोहर की पत्नी की बात मान लेती है और वह उस दिन अंडे नहीं देती। मनोहर आकर जब देखता है कि मुर्गी ने अंडे नहीं दिए तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तुम तो जादुई मुर्गी हो, फिर तुमने आज अंडे क्यों नहीं दिए? जल्दी से अंडे दो। बस मनोहर, मैं इतने ही अंडे दे सकती थी, वह मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। अब मैं कोई अंडे नहीं दे सकती। तुम्हें अपना जीवन ऐसे ही गुजारना होगा। इसका मतलब तुम्हारा जादू खत्म हो चुका है, तो तुम इस घर में नहीं रह सकती। निकलो यहाँ से। सब भूलकर मनोहर उसे बाहर निकाल देता है। जादुई मुर्गी को बहुत दुख होता है। तभी मनोहर की पत्नी उसके पास आकर कहती है, देखा, मैंने कहा था ना कि वह एक लालची इंसान हो गए हैं। जादुई मुर्गी, तुमने हमारी बहुत मदद की है, लेकिन अगर इंसान कमाना छोड़ दे तो वह निठल्ला बन जाता है। इसलिए अब तुम आज़ाद हो और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। फिर से तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है। हाँ, मैं भी आज़ादी की सांस लेना चाहती हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तुम ज़िंदगी में कभी भी परेशान हो तो मुझे याद करना, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगी। बोलकर जादुई मुर्गी वहां से चली जाती है।